नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां दो बहनें गौरी और कविता अपने पिता की पहली पत्नी की संतान थीं। मां के गुजर जाने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी की, जिससे राधा का जन्म हुआ। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सौतेली मां वसुंधरा ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली और दोनों बहनों को नदी के उस पार एक छोटे से पुराने घर में रहने भेज दिया। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गौरी चूल्हे के पास बैठी थी। लकड़ी धीरे धीरे सुलग रही थी। कविता बाहर से पानी भर कर आई। उसके कपड़े हल्के भीगे हुए थे। कुछ पल दोनों चुप रहीं। फिर अचानक कविता बैठ गई, जैसे मन में बहुत कुछ दबा हो। दीदी, कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या सच में हमारा भी कभी कोई घर था? मतलब वो बड़ा सा आंगन, वो पेड़ जहाँ हम झूला झूलते थे, या वो सब बस एक सपना था जो हमने मिलकर देखा था? गौरी ने काम रोक दिया। उसने धीरे से कविता की तरफ देखा। नहीं कविता, वो सपना नहीं था, वो सब सच था, हमारा ही था। वो आंगन, वो दीवारें, हर कोना जहाँ माँ की हंसी गूंजती थी, जहाँ पिताजी हमें शाम को कहानी सुनाते थे। वो थोड़ी देर रुकी, आंखें नम हो गईं। लेकिन सच ये भी है कि अब वो सब हमारा नहीं है और शायद कभी वापस भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीजें जब छिन जाती हैं तो वो सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं, वापस नहीं आती। कविता की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन दीदी, हमसे ही क्यों छीना गया सब? हमने क्या गलत किया था? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी असली बेटियां नहीं थीं, या इसलिए क्योंकि माँ अब इस दुनिया में नहीं है? ये सुन के गौरी उसकी तरफ दुखी मन से देखती हैं। नहीं, ऐसा मत सोच। हमने कुछ गलत नहीं किया। गलती बस इतनी थी कि हम चुप रहे और कुछ लोग हमारी उस चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे। हवा थोड़ी तेज चली। चूल्हे की आग हल्की सी भड़क गई। राधा आंगन में खड़ी थी। उसकी नजरें फिर से उसी दिशा में थीं, जहां दूर धुंध के पार उसकी दोनों बहनों का घर था। उसकी माँ अंदर से आवाज लगाती है, राधा, तू फिर वही देख रही है ना? कितनी बार कहा है मैंने, उन लोगों से तेरा कोई रिश्ता नहीं है अब। वो इस घर का हिस्सा कभी थी ही नहीं, समझी तू? तेरे पिता ने गलती की थी उन्हें यहाँ रखकर, और मैंने वो गलती सुधार दी। अब ये घर, ये जमीन, सब कुछ तेरा है। और तू अगर बार बार पीछे मुड़कर देखेगी ना, तो आगे कभी बढ़ नहीं पाएगी। तू देखना, जब तू बड़ी हो जाएगी, मैं तेरी शादी धूमधाम से कराऊंगी। तेरे पिता तेरे लिए अच्छी संपत्ति छोड़ गए हैं। माँ, आप कहती है कि उनका कोई रिश्ता नहीं है हमसे, लेकिन खून का रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है क्या? मैंने उनके साथ खेला है, उनके साथ हंसी हूँ, उन्होंने मुझे चलना सिखाया है। आप कैसे कह सकती हैं कि वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है? पहले तो आप उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। सौतेली माँ का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यहाँ कविता चुपचाप बाहर बैठी थी, नदी को देख रही थी। गौरी उसके पास आकर बैठ गई। कुछ देर दोनों बस पानी की आवाज सुनती रहीं। फिर कविता बोली, दीदी, अगर एक दिन हम वापस उस घर में जाएं, तो क्या हमारी सौतेली माँ हमें बेइज्जत करके भगाएगी? गौरी ने उसकी तरफ देखा। फिर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखें नम थीं। शायद माँ हमें देखना भी पसंद नहीं करेगी। अब तो शायद घर की दीवारें भी हमें भूल चुकी हों, लेकिन हम खुद को कैसे भूल सकते हैं? हमने जो सहा है, जो खोया है, वो हमें हर दिन याद दिलाता है कि हम कौन हैं। और एक दिन जब वक्त बदलेगा ना, तो हम किसी से कुछ छीनने नहीं जाएंगे। बस इतना करेंगे कि जो हमारा था उसे वापस लेकर शांति से वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से हमें हटाया गया था। और अब दोनों के बात करते करते ऐसे ही कुछ समय बाद शाम का अंधेरा अब पूरी तरह फैल चुका था।
नदी की लहरें इस बार कुछ ज्यादा ही उग्र लग रही थीं और उसी पल दूर पानी के किनारे किसी की परछाई दिखी। कविता अचानक खड़ी हो गई। दीदी, वो देखो, कोई है वहाँ। गौरी ने ध्यान से देखा। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। शाम का अंधेरा गहराने लगा और वो परछाई अब साफ नजर आने लगी। नदी का पानी काला सा दिखने लगा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। गौरी और कविता दोनों उसी परछाई को घूर रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे हर कदम के साथ उसका बोझ बढ़ रहा हो। कविता उसे ध्यान से देख रही थी। दीदी, मुझे लग रहा है ये कोई अजनबी नहीं है। इसकी चाल, इसकी परछाई, ये जानी पहचानी सी लग रही है। लेकिन अगर ये वही है जो मैं सोच रही हूँ, तो वो यहाँ क्यों आएगी? वो नदी पार करके हमारे पास इस वक्त? गौरी की नजरें उस परछाई से हटी ही नहीं। उसने धीरे से कहा, रुक, थोड़ा और पास आने दे। अंधेरे में अक्सर सच भी धोखा दे जाता है, लेकिन दिल कभी गलत नहीं पहचानता। परछाई अब बिल्कुल करीब आ गई और जैसे ही वो हल्की रोशनी में आई, दोनों बहनों की सांसें थम गईं। वो राधा थी। राधा, तू सच में तू है या मैं फिर से कोई सपना देख रही हूँ? तू यहाँ इस वक्त अकेली? तुझे डर नहीं लगा? या फिर तू हमें देखने आई है या कुछ और? राधा पहले कुछ बोल नहीं पाई। वो थोड़ी भावुक हो गई, लेकिन फिर उसने लगातार कविता से कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। हर दिन, हर रात मैं बस यही सोचती रही कि आज जाऊंगी, आज आपसे मिलूंगी, लेकिन हर बार मेरे कदम वहीं रुक जाते थे। माँ का डर, उसका गुस्सा और सबसे ज्यादा ये डर कि कहीं आप लोग मुझे देखकर मुझे ठुकरा ना दो, क्योंकि मैं उसी घर में रह रही हूँ जो आपसे छीन लिया गया। हर बार जब मैं उस आंगन में कदम रखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं आपका हक चुरा रही हूँ और ये बोझ मैं अब और नहीं उठा सकती। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने खुद को पीछे खींच लिया। तू जानती है राधा, हमने तेरा इंतजार किया है। हर दिन, हर शाम नदी के इस किनारे बैठकर हम बस उस तरफ देखते रहते थे कि शायद आज तू आएगी, लेकिन तू नहीं आई। और धीरे धीरे हमने खुद को समझा लिया कि शायद तू भी हमें भूल गई है। और आज तू अचानक आकर कह रही है कि तू मजबूर थी। राधा चुप हो गई। उसकी नजरें झुक गईं। तभी गौरी आगे बढ़ी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर बहुत कुछ दबा। बस कविता, अब और मत बोल। राधा, तू आई है, इसका मतलब है कि तूने डर से लड़ने की कोशिश की है। और जो इंसान अपने डर से लड़ता है ना, वो कभी गलत नहीं होता। लेकिन एक बात तू भी समझ ले, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं चलते, उन्हें निभाने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। और आज तूने वो हिम्मत दिखाई है, इसलिए हम तुझे ठुकराएंगे नहीं। राधा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सुकून दिखा, लेकिन तभी राधा का चेहरा एकदम बदल गया, जैसे मानो उसको कुछ याद आ गया। उसने घबराकर गौरी की तरफ देखा। दीदी, मैं सिर्फ आपसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं आपको चेतावनी देने आई हूँ। माँ, वो अब सिर्फ जायदाद से खुश नहीं है, वो कुछ और चाहती है। पिछले कुछ दिनों से वो हर दिन उस पुराने मंदिर में जाती है जो जंगल के अंदर है। मैंने उसे कई बार देखा है। वो वहाँ अकेली नहीं होती, वो किसी से बात करती है। और मैंने उसे साफ साफ कहते सुना कि वो इस घर को भी अपने नाम करना चाहती है जहाँ आप दोनों रह रही हैं। और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि राधा रुक गई। उसकी आवाज गले में अटक गई। गौरी ने सख्त होकर पूछा, यहाँ तक कि
क्या राधा? राधा ने डरते हुए धीरे से कहा। यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकती है। कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी, वही मंदिर जहाँ मैं आज गई थी। राधा उसी मंदिर की बात कर रही है जहाँ लोग कम जाते हैं। शायद सौतेली माँ वहाँ किसी के साथ हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है। गौरी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने नदी की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ, और धीरे से बोली, तो ये सब बस दिखावा था, समाज में अच्छे बनने का। इसलिए हमें ये घर दिया गया था, लेकिन अब ये छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर वो सच में कुछ गलत कर रही है तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब अपनी जान और अपना हक किसी को नहीं लेने देंगे। दीदी, मैं अब घर चलती हूँ, देर हो गई है, माँ को शक हो जाएगा। हाँ राधा, तू जल्दी जा, मैं तुझे नाव के घाट तक छोड़ आती हूँ। हाँ, इसे जल्दी छोड़ के आ। और हाँ राधा, तेरा शुक्रिया बहन। अच्छा लगा कि तू हमें अब भी अपनी सगी बहनें समझती है। कविता राधा को लेके घाट तक निकल गई और गौरी घर की तरफ निकल गई। देख बहन, तू अपना ध्यान रखा कर। तू अभी छोटी है, तू ऐसे नदी पार करके हमारे पास मत आया करना, नहीं तो तेरी माँ तुझे दांत लगाएगी और तुझे ऐसे नदी के पास आते हुए कुछ हो भी सकता है। दीदी, आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप अभी जाओ, मैं चली जाऊंगी। राधा नाव में बैठ के नदी के पार चली जाती है और कविता जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल जाती है। कविता तेज कदमों से घर की ओर लौट रही थी। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ समय बाद रात गहरा चुकी थी। आसमान में चांद तो था, लेकिन जैसे उसकी रोशनी भी आज फीकी पड़ गई हो। गौरी पहले से ही घर पहुंच चुकी थी। वो चारपाई पर बैठी थी, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई। जैसे ही कविता अंदर आई, गौरी तुरंत खड़ी हो गई। कविता, सब ठीक है ना? राधा सही सलामत पहुंच गई? कविता ने हल्के से सिर हिलाया, फिर धीरे से पास आकर बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहीं। फिर कविता ने गहरी सांस ली। दीदी, बात सिर्फ मिलने की नहीं थी। जो राधा ने कहा वो बहुत बड़ा है। अगर सच में सौतेली माँ कुछ ऐसा सोच रही है तो हम खतरे में हैं। गौरी की आंखें सख्त हो गईं। मैंने पहले ही महसूस किया था कि ये घर हमें यूं ही नहीं दिया गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर था, और अब सब साफ हो रहा है। कविता ने डरते हुए पूछा, तो अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारे पास ना पैसे हैं ना सहारा। अगर वो सच में कुछ कर बैठी तो? गौरी कुछ पल चुप रही, फिर उसने कविता का हाथ थाम लिया। डरना नहीं है, डर गए तो वो जीत जाएगी। हमें समझदारी से काम लेना होगा, और सबसे पहले हमें मजबूत बनना होगा। सुबह की हल्की धूप, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी। जंगल के अंदर, पुराने मंदिर के पास, सुबह सुबह वसुंधरा खड़ी थी। उसके सामने एक आदमी था। वो कोई और नहीं था, बल्कि इस गांव का भ्रष्ट मुखिया था। मुझे वो घर भी चाहिए, और वो दोनों लड़कियां अब मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। आदमी से हल्की सी हंसी की आवाज आई। काम आसान नहीं है, लेकिन अगर कीमत सही हो तो रास्ता खुद बन जाता है। और जिस जमीन की बात कर रहे हो ना, वहां की जमीन महंगी बन रही है। अब उस जमीन को निकलवाने की कीमत तो लगेगा। वसुंधरा ने बिना हिचकिचाए कहा। कीमत की चिंता मत करो, बस काम हो जाना चाहिए। उस आदमी से ये सब बात करके वसुंधरा के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। इधर गौरी और कविता सुबह सुबह उठ चुकी थीं। घर में अनाज बहुत कम बचा था। चूल्हा भी जैसे बुझने की कगार पर था। कविता ने खाली बर्तन देखते हुए कहा, दीदी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। गौरी ने आसपास नजर दौड़ाई।
हमें काम ढूंढना होगा, चाहे छोटा हो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। हम ऐसे ही आसपास के घरों में काम करते हुए अपना जीवन नहीं चला सकते। कविता ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ दीदी, चलो आज ही गांव चलते हैं। शायद किसी के घर में हमेशा के लिए काम मिल जाए। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। लेकिन अगर हम घर से बाहर रहे तो सौतेली माँ, वो तो पहले से ही इस घर को और घर की जमीन लेने की फिराक में है। गौरी ने गहरी सांस ली। हम सावधान रहेंगे, जल्दी लौट आएंगे, लेकिन खाली बैठकर डरने से कुछ नहीं होगा। यही सब बातें करके कुछ समय बाद दोनों बहनें गांव की ओर बढ़ जाते हैं। लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से तो कुछ तिरस्कार से। पहले घर के बाहर, काकी, कोई काम हो तो बता दीजिए, हम दोनों कर देंगे। घर की औरत ने ऊपर से नीचे तक देखा। हमें काम वाली की जरूरत नहीं है, तुम लोग कहीं और देखो। दोनों चुपचाप आगे बढ़ गईं। दूसरे घर पर चाची, बर्तन, सफाई, कुछ भी काम हो बताओ, हम सब कर देंगे। इस बार जवाब और भी कड़ा था। पहले अपने घर संभालो, फिर दूसरों के घर काम मांगने आना। तुम जैसे लड़कियों को हम काम नहीं देते। कविता की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था। दोनों बहनें थकी हुई वापस लौट रही थीं, खाली हाथ, लेकिन मन में बहुत कुछ। दीदी, क्या हम सच में इतने बेबस हैं? ना काम, ना सहारा, और ऊपर से ये घर छिन जाने का डर। नहीं, हम बेबस नहीं हैं, बस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा। लेकिन ये वक्त हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। उसने आसमान की तरफ देखा। आज हमें लोगों ने ठुकराया है, कल हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, और तब कोई हमें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कविता ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक डर अभी भी था। दोनों को अपने गांव में कोई काम नहीं मिला, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। गौरी और कविता ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे जैसे एक फैसला हो गया, अब हार नहीं माननी है। दोनों चलते गए। काफी दूर चलने के बाद दोनों एक दूसरे गांव पहुंच गए। गांव थोड़ा बड़ा था, चारों तरफ हरियाली, बीच में एक पुराना बरगद का पेड़। दोनों बहनें थककर उसी पेड़ के पास ठहर गए। सांसें अभी संभली भी नहीं थीं कि तभी पास ही दो आदमी बातें कर रहे थे। दोनों बहनों ने अनजाने में उनकी बात सुन ली। घर का हाल बहुत खराब हो गया है। मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार पड़ी है, न उठ पाती है, न घर संभाल पाती है। तो फिर किसी को काम पर रख लीजिए मालिक। रखना तो चाहता हूं, लेकिन जो पहले काम करती थी उसकी शादी हो गई। बेटा और बहू दोनों शहर में रहते हैं। अब इस बड़े घर में कोई देखने वाला नहीं है। गौरी और कविता ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की चमक आई। कविता ने धीरे से कहा, दीदी, शायद यही मौका है। गौरी ने गहरी सांस ली और फिर हिम्मत जुटाकर दोनों उनके पास चली गईं। मालिक, हमें माफ कीजिए, हमने आपकी बात सुन ली। अगर आपको काम के लिए किसी की जरूरत है तो हम दोनों काम कर सकते हैं। दोनों आदमी एकदम चुप हो गए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक दोनों बहनों को देखा। तुम लोग कौन हो? पहले कभी यहां नहीं देखा। हम पास के गांव से हैं, काम की तलाश में आए हैं। जो भी काम मिलेगा हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे जमींदार सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, काम तो है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और मेरी पत्नी की देखभाल कर सके। ये सुनकर दोनों बहनें एक पल के लिए चुप हो गईं, लेकिन फिर गौरी ने आगे बढ़कर कहा,
कोई बात नहीं मालिक, हम में से एक काम करेगी, आप निश्चिंत रहें। जमींदार ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, कल सुबह आ जाना, देखते हैं काम कैसा करती हो। दोनों बहनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे अंधेरे में किसी ने छोटा सा दिया जला दिया हो। घर लौटकर दोनों चुपचाप बैठ गईं। आज पहली बार चुप्पी भारी नहीं बल्कि सोच से भरी थी। दीदी, अब बताओ, हम में से कौन जाएगा काम पे? गौरी ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल सोचा। तू जाएगी। कविता चौंक गई। मैं? लेकिन दीदी। हाँ, तू जाएगी। तू लोगों से जल्दी घुल मिल जाती है और तेरे अंदर वो नरमी है जो बीमार इंसान को चाहिए होती है। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, और मैं यहाँ रहकर घर संभालूंगी और जो भी खतरा आएगा उसका सामना भी करूंगी। कविता की आंखें भर आईं। दीदी, मैं आपको अकेला छोड़कर। अकेली नहीं हूं मैं, तेरी हिम्मत मेरे साथ है। सुबह की पहली किरण के साथ कविता तैयार खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद थी। डरना मत, ये सिर्फ काम नहीं है, ये हमारी नई शुरुआत है। कविता ने सिर हिलाया और धीरे धीरे उस नए रास्ते की ओर बढ़ गई। तो तुम ही हो कविता? सुबह से इंतजार कर रहा था। सच बताओ, पहले कभी ऐसा काम किया है या बस मजबूरी में आई हो? मालिक, सच कहूँ तो इतना बड़ा घर कभी नहीं संभाला, लेकिन घर का काम बचपन से करती आई हूँ। और अगर किसी की सेवा करने की बात हो तो मैं दिल से करती हूँ। सीख जाऊंगी, बस एक मौका दीजिए। लोग कहते हैं सीख जाऊंगी, लेकिन 2 दिन में भाग जाते हैं। तुम भागोगी तो नहीं? भागने वालों में से नहीं हूँ मालिक। अगर हालात से भागना होता तो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। बातों में सच्चाई लगती है। ठीक है, आज देखता हूँ, काम से पहचान होगी। कुछ समय बाद कविता उस कमरे में गई जहाँ जमींदार की पत्नी थी। वो बीमार थी और बिस्तर पे लेटी हुई थी। मालकिन, मैं आपकी मदद के लिए आई हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो बताइए। तुम भी बाकी लोगों जैसी तो नहीं हो ना? 2 दिन सेवा, फिर गायब। अगर मैं भी चली गई तो आपको कैसा लगेगा? खालीपन, आदत पड़ गई है अब। लोग आते हैं, उम्मीद देते हैं और फिर छोड़ जाते हैं। तो इस बार आदत बदल देते हैं। मैं रहूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। इतना भरोसा है खुद पर? खुद पर नहीं, सेवा पर है। जो दिल से की जाए वो असर जरूर करती है। ये बोल के कविता अपने काम में लग जाती है और पूरा दिन मन लगाकर काम करती है। शाम को काम के बाद। कविता, इधर आओ, बैठो। डरने की जरूरत नहीं है। जी मालिक। आज कई दिनों बाद मेरी पत्नी ने शिकायत नहीं की, ना दर्द की, ना अकेलेपन की। तुमने क्या किया ऐसा? कुछ खास नहीं मालिक, बस उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। जानती हो, बीमारी से ज्यादा अकेलापन इंसान को तोड़ता है। जी, इसलिए मैंने सोचा दवा से पहले साथ देना जरूरी है। ये लो कुछ पैसे। मालिक, ये आज का मेहनताना। लेकिन मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, और वैसे भी पैसे तो महीने के आखिर में देंगे ना आप, तो ये क्यों? रख लो, काम आएंगे। वैसे भी फर्ज निभाने वाले आजकल मिलते ही कहाँ हैं, इसलिए ये तुम्हारा हक है। अगर मैं रोज ऐसा ही काम करूं तो क्या मुझे यहाँ काम मिलता रहेगा? जब तक तुम्हारी नीयत और मेहनत ऐसी ही रही, तुम्हें कोई नहीं हटा सकता। जमींदार के मुंह से तारीफ सुन के और पैसे मिलने के बाद कविता खुशी खुशी घर आती है।
कविता, आ गई तू? मैं कब से रास्ता देख रही थी, दिल घबरा रहा था। सब ठीक तो है ना? दीदी, आज पहली बार लगा कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। क्या हुआ? साफ साफ बता। मालिक ने मेरी तारीफ की, बोले कि घर बदल गया और ये देखो, पैसे भी दिए। इतनी जल्दी? पहले ही दिन? कुछ कहा उन्होंने? हाँ, बोले कि मेहनत का हक पहले दिन से मिलता है। दीदी, पहली बार लगा कोई हमारी मेहनत समझता है। कविता, अगर आज माँ होती ना तो तुझे गले लगाकर रो पड़ती। सच में तू सबकी दिल जीत लेती है बहन। दीदी, ये रखो। नहीं, तू रख, तेरी कमाई है। हम अलग थोड़ी है, जो मेरा है वो आपका है और जो आपका है वो मेरा। गौरी थोड़ी भावुक हो गई। दीदी, एक बात पूछूं? सच सच बताना। हाँ, क्या हुआ? आज घर पर कोई आया तो नहीं? कोई अजनबी या सौतेली माँ की तरफ से कोई? नहीं, कोई नहीं आया। क्यों? मुझे डर था, कहीं वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ ना आ जाएं। डर मत, जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। दोनों आज बहुत खुश थे और बहुत दिनों बाद दोनों को रात में सैन की नींद आई। ऐसे ही कुछ कुछ दिन बीते। कविता अब जमींदार के घर जाकर काम करने वाली से घर की सदस्य जैसी बन गई थी। और एक दिन ऐसे ही कविता काम के लिए गई थी और गोरी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी गांव का मुखिया कुछ लोगों के साथ आया। अरे ओ गौरी, ध्यान से सुनो। जो मैं कहने आया हूं वो मजाक नहीं है। जी, बोलिए। ये घर, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही, समझी? लेकिन ये हमारा घर है, ये हमें मिला है। कागज देखे हैं कभी? नाम देखा है किसका लिखा है उस पर? कागज? तुम्हारी सौतेली माँ का नाम है उस पर, और कर वो भी वही भर रही है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। हम झूठ बोल रहे हैं या तुम सच नहीं जानती? मुखिया जी, ज्यादा बात क्यों, सीधा आदेश दीजिए। नहीं नहीं, अभी इनका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सुन ले, 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता। और अगर नहीं गई तो हम खुद निकालेंगे और तब रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। मुखिया गौरी को धमकी देकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। शाम हुई, कविता घर लौटी। दीदी, आज आप उदास क्यों दिख रही हैं? कुछ हुआ है क्या दीदी? कविता, हम मुसीबत में फंस गए हैं। सीधे बोलिए दीदी, क्या हुआ? आज मुखिया आया था और घर छोड़ने की धमकी दे गया। क्यों? वो क्यों आया? अब उसे क्या चाहिए? कह रहा था ये घर हमारा नहीं, माँ का है और हमें 1 हफ्ते में निकाल देगा। मुझे लगता है मुखिया सौतेली माँ से मिला हुआ है और वो मुखिया के साथ ही साजिश रच रही थी। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे सब समझ में आया। माँ क्यों हमें यहाँ से भगाना चाहती थी। इस जमीन की कीमत बढ़ गई है और वो लालची औरत इस जमीन को भी बेचने की सोच रही है। दीदी, हम कहाँ जाएंगे? क्या हम सड़क पर आ जाएंगे? नहीं, ऐसे कैसे? हमें कुछ करना होगा, लेकिन कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरी डर के मारे मानो पागल जैसी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं आज नहीं जाऊंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। नहीं बहन, मैंने रात भर बहुत सोचा इस बारे में। अगर तू रुक गई तो हमारी उम्मीद भी रुक जाएगी। घर का क्या होगा पता नहीं। अब सब भगवान के भरोसे है, लेकिन अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो हमारी आखिरी सहारा भी छीन जाएगा। मुझे डर लग रहा है दीदी, सच में। आप ऐसे अकेले कैसे रहेंगी? मुझे भी,
लेकिन डर के आगे ही रास्ता है। मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। अगर घर में कोई नहीं रुका तो क्या पता वो लोग फायदा उठाए। ठीक है दीदी, आप वादा करो, कुछ होगा तो मुझे बताओगी और मेरे पास चली जाना। कोई झगड़ा नहीं मोड़ लेना। ठीक है, वादा। तू जा और अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं जल्दी लौटूंगी और हो सके तो मालिक से कुछ दिनों की छुट्टी भी मांगूंगी। ये बोल के कविता सुबह सुबह ही काम के लिए निकल गई। पूरा दिन काम करने के बाद आज कविता के चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो हर दिन होती थी। वो चुप थी, आंखों में डर साफ दिख रहा था। कविता बेटी, आज तुम पहले जैसी नहीं लग रही। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं मालिक, बस थोड़ा थक गई हूँ। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम दिल से काम करती हो, इसलिए तुम्हारा दर्द भी छुप नहीं सकता। सच बताओ। कविता की आंखें भर आईं। वो खुद को रोक नहीं पाई। मालिक, हमें घर से निकालने की धमकी दी गई है। फिर उसने धीरे धीरे पूरी बात बता दी। सौतेली माँ, मुखिया, जमीन के कागज, सब कुछ। जमींदार कुछ पल चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे पहले से शक था उस मुखिया पर। उसकी बेईमानी के किस्से पूरे इलाके में मशहूर हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। कविता की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। सच में मालिक? हाँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। मेरी पत्नी की हालत तुम देख ही रही हो। पर 1 हफ्ते बाद मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। कविता ने सिर हिलाया। उसके दिल में डर था, लेकिन अब उसके साथ उम्मीद भी थी। एक हफ्ते बाद फैसला वो दिन आ ही गया। मुखिया अपने आदमियों के साथ फिर से घर पहुंचा। समय खत्म, अब घर खाली करो। गौरी और कविता चुप खड़ी थीं। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। सबने मुड़कर देखा। जमींदार खड़ा था। किस हक से इन लड़कियों को निकाल रहे हो? अरे जमींदार जी, आप यहाँ कैसे? और आप किस हक की बात कर रहे हैं? हक से और कागज से। उसने कागज आगे बढ़ाए। देख लो, जमीन वसुंधरा के नाम है और कर भी वही भर रही है। जमींदार ने कागज देखे। उसका चेहरा बदल गया। वो समझ गया, कानूनी तौर पर अभी कुछ करना मुश्किल है। मुखिया आज ही घर खाली करने के लिए बोलकर वहां से चला गया और जमींदार भी बेबस खड़ा रहा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर जमींदार ने गहरी सांस ली। आज मैं कुछ नहीं कर पाया, इसके लिए माफ करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा समय लगेगा। गौरी और कविता की आंखें झुक गईं। लेकिन एक बात सुन लो, तुम दोनों बहनें सड़क पर नहीं रहोगी। क्या मतलब मालिक? अब से तुम दोनों मेरे घर में रहोगी, मेरी अपनी बेटियों की तरह। गौरी और कविता दोनों चौंक गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। मालिक, हम? हाँ, जब तक तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल जाता, और अगर चाहो तो जिंदगी भर रह सकती हो। दोनों बहनों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद गौरी ने खुद को संभाला। मालिक, अब इस जमीन के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? हम चाहते हैं ये घर और जमीन हमारी छोटी बहन को मिल जाए। कम से कम वो खुश रहेगी। हमने जो सहा वो उसे ना सहना पड़े। हम मेहनत करेंगे, आपके घर में रहेंगे, और जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अपना छोटा सा घर बना लेंगे। जमींदार की आंखें भी भर आईं। तुम दोनों सच में मेरी बेटियों जैसी हो। अब से तुम दोनों हमारे साथ रहोगे और कुछ कामयाबी हासिल करके ही निकलोगे। उस दिन उन्होंने अपना घर खो दिया, लेकिन एक नया घर, एक नया परिवार और एक नई शुरुआत पाली। घर खोने का दुख था,
लेकिन साथ ही अपने छोटी बहन के भविष्य के लिए ये घर और जमीन एक छोटी सी कीमत थी। दोनों की अब नई जगह, नई कहानी शुरू होने वाली थी। नदी किनारे में इनका सफर यही तक था।